गाती हो किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो यहाँ पर कवि कोयल से पूछ रहे हैं, कोयल क्या गाती हो किसे बुलाती हो। कवि पूछ रहे हैं क्या गा रही हो किसे बुला रही हो। बच्चों देखो गर्मी का जब मौसम आता है, पेड़ों पर कोयल जो है वो बहुत ही जोर जोर से मीठी आवाज में गाती है, चिल्लाती है, उसे बुलाती है। तो खाली ये गर्मी के मौसम में, तो यहाँ पर कवि वही पूछ रहा है कोयल से, क्या गाती है किसे बुलाती है। जोर जोर से आवाज में कि क्या गा रही हो, क्या गा रही हो और किसे बुला रही हो। बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो कवि कोयल से पूछ रहा है कि ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम आने से ही प्रकृति में चारों तरफ सूखा पड़ा रहता है, सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जीव जंतु प्यासे बैठे रहते हैं, गर्मी से हाहाकार मच जाता चारों तरफ। तो ये सब गर्मी देखकर तुम प्रकृति से क्या उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी मांग रही हो। क्या पूछ रहा है, प्रकृति जो सूखी पड़ी है, पेड़ पौधे जो सूखे पड़े हुए हैं, जीव जंतु जो सूखे पड़े हुए हैं, प्यासे उनके लिए तुम मेघों से पानी मांग रही हो। बादल से पानी मांग रही हो। क्या गाती हो किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कवि यहाँ पर कोयल से पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है कि तुम क्या गा रही हो, నువ్వు ఏమని అరుస్తున్నావు, ఎవరిని పిలుస్తున్నావు. ఎండాకాలం రాగానే పొలాల్లో చెట్ల పైన కూర్చొని బాగా గట్టిగా అరుస్తుంది కోయల్. తో నువ్వు ఇంత గట్టిగా ఇంత స్వీట్ వాయిస్లో ఎవరిని పిలుస్తున్నావు, ఎందుకు అరుస్తున్నావు. प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, कि जो ये प्रकृति सूखी पड़ी हुई है, प्यासी पड़ी हुई है पेड़ों के लिए, इस प्रकृति के लिए क्या तुम पानी मांग रही हो, मेघों से पानी मांग रही हो, बादल से पानी मांग रही हो. ठीक, इससे संबंधित यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं. ये जो 4 पंक्ति की कविता थी, इसी से जुड़े हुए यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं. मीठे गीत कौन गाती है, बच्चों बताओ, मीठे गीत कौन गाती है. मीठे गीत कोयल गाती है. ठीक, दूसरा प्रश्न है, कोयल किसके लिए पानी मांगती है. किसके लिए पानी मांग रही है कोयल. कोयल धरती की प्यास बुझाने के लिए, इस धरती की प्यास को बुझाने के लिए पानी मांग रही है. तीसरा प्रश्न पूछा है, बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं. ये जो बादल हैं, ये जो मेघ हैं, वो प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ा रहे हैं, किस तरह बढ़ा रहे हैं. तो बादल यानी मेघ जो है वर्षा ऋतु आते से ही, जैसे ही वर्षा ऋतु आता है, आते से ही बादल जो है चारों तरफ फैल जाते हैं और उससे बारिश होती है, वर्षा होती है. तो गर्मी के ऋतु से जो प्यासी पड़ी हुई धरती है, जब उसको पानी मिलता है तो वो खुशी से झूमने लगते हैं. प्रकृति चारों तरफ हरी भरी हो जाती है, पशु पक्षी झूमते हैं, उनकी इतने दिनों की प्यास बुझ जाती है ना. तो इसलिए तो बादल जो है वो प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं. बादलों से जो पानी गिरता है उससे प्रकृति की शोभा बढ़ती है और प्रकृति को एक नया जीवन मिलता है कि नहीं. ये जो पानी है, बादल से जो पानी गिरता है, उससे प्रकृति को एक नया जीवन मिलता है. और प्रकृति में जो भी कण कण मतलब जो डस्ट पार्टिकल में से जो भी अंकुर फूट कर आते हैं, है ना, वो भी सब खुशी से मिट्टी में जो छोटे छोटे अंकुर है वो भी फूट कर बाहर निकलने लगते हैं. जैसे ही उनको पानी मिलता है, अंकुर फूट के वो भी बाहर आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है. बड़े जो भी सूखे हुए तालाब, झील, नदियाँ, वो सब भर जाते हैं.
इतने दिनों से गर्मी के कारण सब नदी तालाब जो सूख जाते हैं, वो बारिश को पाते ही वो सब भर जाते हैं और सारी प्रकृति जो है बहुत ही सुखदायी हो जाती है और बहुत ही खुशी से झूमने लगती है। ठीक है, तो इस तरह बादल जो है वो प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे उद्देश्य। उसके बाद है उद्देश्य। यहाँ पर क्या उद्देश्य दिया है देखो, प्रकृति के प्रति काव्य रचना के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना। तो ये कविता तुम्हें देने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर क्या उद्देश्य है कि ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति में जो बदलाव आता है उसके बारे में तुम लोगों को मालूम चलना कि प्रकृति में वर्षा ऋतु आने पर कौन सा बदलाव आता है, गर्मी के मौसम आने पर क्या बदलाव आता है ना। तो ये सब इस चीज़ के बारे में तुम्हें मालूम होना और प्लस प्रकृति से संबंधित हम कौन रचनाएं, काव्य रचना किस तरह किया जाता है उसके लिए तुम्हें प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है ना। और प्रकृति के बारे में उसके सौंदर्य, प्रकृति का जो सौंदर्य है उसके बारे में तुम्हें मालूम होना और तुम मनोरंजन पाना। ठीक, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट है विद्या विशेष। विद्या विशेष में देखेंगे क्या कह रहे हैं। बरसते बादल कविता पाठ है, ये एक कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद ध्वनि के साथ गेय योगी है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बरसते बादल जो है एक कविता पाठ है, ये एक कविता है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो कविता है ना, कविता जो है कविता के द्वारा हमें प्रकृति के बारे में, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में मालूम चलता है ना। और उससे हमारे मन की जो भावनाएं हैं वो सामने आती हैं। और प्रकृति में जो ये बारिश, वर्षा ऋतु के आने पर जो प्रकृति में जो बदलाव आता है, जो सुंदरता आता है, उस टाइम पर चारों तरह की प्रकृति जो हरी भरी हो जाती है, वो बहुत ही हरी भरी होकर अच्छी सुंदर सजती संवरती है ना। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, और प्रस्तुत कविता नाद ध्वनि के साथ गेय योग्य है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो कविता है इसे गाकर बताना है, ध्वनि के साथ में गाकर बताना है बच्चों को। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है कवि परिचय। कवि परिचय देखेंगे। यहाँ पर कवि कौन है अपने, सुमित्रानंदन पंत। उनका परिचय देखेंगे। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, अल्मोड़ा। कब हुआ, सन 1900 में इनका जन्म हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। साहित्य लेखन के लिए है ना, जब लिटरेचर के लिए इनको साहित्य अकादमी, साहित्य सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये तीन पुरस्कार इनको लिटरेचर के लिए दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी थोड़ी सी यहाँ रचनाओं के बारे में बता रहे हैं। देखो कौन कौन सी हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनकी ये जो रचना है चिदंबरा, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनका निधन सन 1977 में हुआ। कब हुआ इनका निधन, 1977। ठीक है, तो अपने कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म हुआ 1900, कहाँ पर स्थान है, अल्मोड़ा। और इनकी मृत्यु, निधन कब हुआ, 1977 में।
ठीक है। इनको 3 पुरस्कार दिए गए साहित्य के लिए, साहित्य लेखन के लिए, लिटरेचर के लिए इनको 3 पुरस्कार दिए गए हैं। पहला साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक। और इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर दी हैं। रचनाओं के नाम मैं फिर से एक बार बोलती हूँ। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा। इन्हें चिदम्बरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका निधन हुआ था 1977। बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क? ये कवि परिचय। कवि परिचय कल तक सब बच्चों को आ जाना चाहिए। मैं इस कवि परिचय का एक क्लिप निकाल के तुम लोगों को भेजती हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप करती हूँ कवि परिचय, उसको देखकर अच्छे से पढ़ो। कल जब मैं आऊँगी तो मुझे सबसे मैं पूछूंगी उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, सुमित्रा नंदन की, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, मैं सबसे पूछूंगी कल, ठीक है। तो ये जो कवि परिचय है इसका मैं एक तुम लोग को एक क्लिप निकाल के अभी भेज देती हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना, और कल हम कविता में जाएंगे। जो अपना मेन पार्ट है बरसते बादल की जो कविता है उसमें जाएंगे। कल मैं तुम लोगों को टाइम बता देती हूँ। ओके, बाय।